दर्शकों, जनता फर्स्ट न्यूज के सभी दर्शकों, आपको स्वागत है मेरे चैनल में। अब बता दें कि आज अच्छा शुभ दिन है बिहार के लिए। मुख्यमंत्री जी का शपथ ग्रहण है। नीतीश कुमार जी 10वीं बार शपथ ग्रहण कर रहे हैं। वहीं आज लोग को सूचित करना चाहते हैं कि आज हमारे साथ हमारे गांव के ही एक व्यक्ति हैं जो काफ़ी इनका बड़ा परिचय है कि काफ़ी 20 वर्षों से ये नाइजीरिया में इनका कार्यरत थे एज ए प्रोफेसर, एज ए कंप्यूटर प्रोफेसर। आज उनसे हमको साक्षात्कार करने का मौका मिला है, वार्तालाप करने का मौका मिला है। हम आप लोग को भी जानकारी देंगे कि इनका जो योगदान है, इनका ये था, कहाँ क्या करते थे, सभी विषय पे आपको हम जानकारी देंगे। और वहीं आज हम बता दें कि चर्चा कुछ इनका बिहार राजनीति पे भी चर्चा करेंगे। ये इच्छा भी रखते हैं काफ़ी, इनको नाइजीरिया में रहते हुए भी ये पूरा ऑब्जर्व करते हैं बिहार को, देश को, भारत को। और वहीं आप गांव तक की जानकारी रहती है, इनको दरभंगा तक की जानकारी रहती है और सभी मुद्दों पर चर्चा होगा। और आप ये भी जानिएगा कि नाइजीरिया में देश से भारत अपने देश से इतना दूर रह के काफ़ी 20 साल बहुत बड़ा समय होता है। अब इतने दिनों तक ये रहे, क्या सब देखे, क्या महसूस किए, सभी विषयों पे आपको बताएंगे। आप पूछेंगे इनसे। स्वागत है मेरे चैनल में। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने सोचा कि मेरे जैसे इंसान का आप इंटरव्यू लें। मैं कोई बहुत बड़ा आदमी नहीं हूँ, सीधा साधा सा आदमी हूँ और दरभंगा के बहुत छोटे स्कूल से पढ़ के बाहर निकला हूँ। विद्यार्थी भी मैं बहुत अच्छा नहीं था, लेकिन मेहनत से सब कुछ मिलता है। तो मैं अमित मिश्र दरभंगा गंगापट्टी का रहने वाला हूँ। यहाँ बलभद्रपुर में मेरा डेरा था पहले, अब मैं शादनगर काली मंदिर के पास रहता हूँ। भैया ये आप बता रहे हैं छोटा आदमी, लेकिन ही सबसे पहले आप बताइए कि आप जो यहाँ भारत छोड़ के आप विदेश गए और वहाँ नाइजीरिया में खासकर आप इतने दिनों से वहाँ पे एज ए प्रोफेसर कंप्यूटर टीचर हैं, ये जॉब और ये जो वहाँ पे जाके पढ़ाना, ये जो चेंज देखते हैं, कैसे ये चेंज देखते हैं? देखिए, चेंज का ऐसे आप कहिए कि वहाँ पे जो है बच्चों का, अगर हम छोटा सा एक चेंज लें तो वहाँ पे मैंने ट्यूशन सिस्टम नहीं देखा। अच्छा। वहाँ पे मैंने ट्यूशन सिस्टम नहीं देखा, यूनिवर्सिटी में खासकर। यहाँ पे हमारे बच्चे जो हैं, जब मैं भी था यहाँ पे यूनिवर्सिटी में, तो यहाँ पे भी बहुत लोगों का इंटरमीडिएट में था तब भी ट्यूशन पढ़ा, स्कूल लेवल पे था तब भी ट्यूशन पढ़ा। तो वहाँ पे इतना ज़्यादा ट्यूशन सेंटर नहीं है, गली गली खुला हुआ है, वो ट्यूशन का कल्चर ही नहीं। तो आप पूछिएगा कि होता क्या है, तो एक वर्ड होता है अंग्रेजी में जिसको कहते हैं हम स्पून फीडिंग। तो हम लोग के यहाँ स्पून फीडिंग बहुत ज़्यादा होता है। नाइजीरिया का जहाँ तक सवाल है, तो हम लोगों से बहुत बड़ा कंट्री नहीं है, ना ही हम लोगों से रिच कंट्री है। लेकिन आप विश्वास कीजिए कि जब भी मेरा कोई बैंक का काम होता था, तो मैं पिछले 20 बरस में, मैं 20 बरस, लगभग 20 बरस में रहा वहाँ पे। 20 बरस में मैं 20 बार बैंक नहीं गया, एक बार अकाउंट खुलवाने गया, बाकी सारा काम ऑनलाइन ही होता था। यहाँ पे आज भी SBI चले जाइए, नाम नहीं लूँगा, किसी बैंक में चले जाइए तो आपको आधा पौन घंटा रुकना ही पड़ेगा किसी न किसी काम के लिए। वहाँ पे मुझे वो नहीं करना पड़ता था, सब कुछ ऑनलाइन होता था। और जो चेंज की बात कर रहे हैं एजुकेशन में, वो हम ये कहेंगे कि वहाँ पे जो सबसे बड़ी चीज़ थी, वहाँ पे एक स्कूल की कम्युनिटी होती थी। और उस स्कूल की कम्युनिटी में एक जो सबसे बड़ा चीज़ था वो ये था कि हर सीनियर लेवल का जो बच्चा होता था, उसमें जितने अच्छे बच्चे होते थे, उनकी एक ड्यूटी होती थी कि आप अपने से नीचे वालों का क्लास लेंगे। ठीक है, तो ये स्कूल लेवल पे था, ये यूनिवर्सिटी लेवल पे था। और किसी भी यूनिवर्सिटी और किसी भी स्कूल के अंदर में कोई सा भी स्टूडेंट फेडरेशन नहीं था। वहाँ पे स्टूडेंट फेडरेशन के नाम पे था एसोसिएशन ऑफ फिजिक्स स्टूडेंट्स, एसोसिएशन ऑफ कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स, एसोसिएशन ऑफ केमिस्ट्री स्टूडेंट्स। तो ऐसे बच्चे थे और इनका काम होता था कि ये अपने से जूनियर को भी ट्रेन करें। और नाइजीरिया से पढ़े लिखे हुए, वैसे हम लोग देखते, जब मैं भी जाने से पहले सोचता था कि अरे नाइजीरिया वहाँ बकवास कंट्री होगा, कैसा होगा पता नहीं। लेकिन आज की डेट में अगर आप डेटा ढूंढें तो नाइजीरिया से पढ़े हुए आपको US में बहुत सारे लोग मिलेंगे जो टॉप मोस्ट रेटेड पोस्ट पे हैं। हार्ट के डॉक्टर हों,
गायनेकोलॉजिस्ट के डॉक्टर हों, साइंटिस्ट हों, बहुत सारे लोग बहुत पढ़े पढ़े लिखे हों, तो वहाँ पे मेहनत करने वालों की कमी नहीं है। हाँ, एक चीज़ है वहाँ पे कि थोड़ा बहुत दिमाग जो है उनका नेगेटिव डायरेक्शन में जाता है ज़्यादा। तो ये जो हम लोग के यहाँ पकड़े जाते हैं कि ड्रग्स वाले केस में आ गए हैं या स्पैमिंग वाले, दिल्ली में हाँ स्पैमिंग वाले केस में आते हैं, तो वो सब भी है भी। लेकिन ऐसा क्या है, ऐसा क्या है कि हमारे यहाँ वो नहीं है क्या? हमारे आदमी वैसा नहीं करते हैं, वो भी करते हैं। तो सब जगह क्राइम है और सब जगह अच्छी बातें हैं। चीज़ें जो मुझे अच्छी लगी, अगर मैं रोड पे कभी निकल जाता था तो लोग मुझसे ये पूछते थे कि आप क्यों रोड पे खड़े हैं, मैं आपको घर पहुंचा दूं क्या? ये चीज़ें थी। तो एक अपनापन सा था और बहुत दिन रहा मैं, और थोड़ा बहुत मैं लोगों को आयुर्वेद वगैरह बताता रहता था, कुछ कुछ पढ़ पढ़ के लोगों को फ़ायदा भी होता था, तो लोग भी थोड़ा सा जुड़े रहते थे। तो ये चीज़ें थी वहाँ पे। आप स्पून फीडिंग की बात करें कि वहाँ पे ट्यूशन कल्चर नहीं है, मीन्स कि वहाँ स्कूल में ही सफिशिएंट होता था। हाँ, क्लासेस सफिशिएंट होते थे, क्लास फिक्स होता था, सफिशिएंट होता था। उसके अलावा ये एसोसिएशन का काम होता था, बच्चों का जो एसोसिएशन होता था, ये उनका काम होता था कि हम बच्चों का ट्यूटोरियल क्लास, वहाँ पे ट्यूशन नहीं कहते, ट्यूटोरियल क्लासेस। तो हर शाम में एक ट्यूटोरियल क्लास चलता था स्कूल आवर्स के बाद, और उनमें दिन में जो स्कूल कैंपस में, हाँ स्कूल कैंपस में वो उनको गवर्नमेंट अलाउ की हुई है कि आप इसका यूज़ कर सकते हैं। और सब जगह कैमरा लगा रहता था, कुछ गलती होती थी तो पकड़े जाते थे लोग, गलती भी होती थी और पकड़े भी जाते थे, लेकिन कैमरा लगा रहता था। लेकिन ये पूरे स्टूडेंट एसोसिएशन का काम था कि हमारा जो अपने बच्चों को, हम जो सीनियर बच्चा है, जो हर क्लास में होता ना, किसी का कोई सब्जेक्ट अच्छा है, किसी का कोई तो वो लोग रेगुलरली क्लास लेते थे गवर्नमेंट स्कूल में। हाँ, गवर्नमेंट में भी, प्राइवेट में भी। हाँ, ये गवर्नमेंट स्कूल और प्राइवेट स्कूल आप देखे होंगे, यहाँ का गवर्नमेंट स्कूल मतलब इंडिया का, उसका हाल भी जानते हैं, आप प्राइवेट स्कूल का भी हाल जानते हैं। तो वहाँ मोस्टली आप जो फैसिलिटी बता रहे हैं ये गवर्नमेंट, बिल्कुल गवर्नमेंट का बता रहे हैं। वहाँ पे आप देख लीजिए, वहाँ पे एक सबसे बड़ा नेशनल लेवल का एक एसोसिएशन है जिसका नाम है नाइजीरियन स्टूडेंट एसोसिएशन ऑफ नाइजीरिया। ठीक है ना, वो बहुत बड़ा है, मतलब उसका एक रोल है इलेक्शन में, जैसे जैसे हम लोगों के यहाँ रोल है बाकी लोगों का वहाँ, हाँ बिल्कुल, वहाँ पे एक रोल विंग है। तो उनका क्या है कि वो विंग जो है वो छोटे छोटे, मतलब पॉलिटिकल विंग नहीं है, वो विंग पॉलिटिकल नहीं है, वो एसोसिएशन यूनिवर्सिटी लेवल पे बनता है, और वहाँ से बन के यूनिवर्सिटी का मेन कंट्री लेवल पे एसोसिएशन है। तो एक इस कंट्री, मतलब मान लीजिए प्राइवेट स्कूल का क्या कंडीशन? प्राइवेट स्कूल का क्या है कि प्राइवेट स्कूल में वहाँ पे दो चीज़ें हैं। एक तो ये है वहाँ पे कि जो पैसे वालों के बच्चे पढ़ते हैं, और तो वो अंदर ही रहते हैं, तो उनका जो है उनका भी ट्यूटोरियल क्लासेस वैसे ही होता है, सबका ट्यूटोरियल क्लासेस होता है, वो मस्ट है। ठीक है ना, हाँ स्टूडेंट एसोसिएशन, हाँ उनका अच्छा, क्लब्स बहुत सारे होते हैं स्कूल में वहाँ पे। तो क्लब्स में मतलब जैसे अगर आप मान लीजिए हम सेकेंडरी स्कूल का ले लेते हैं, तो सेकेंडरी स्कूल में ऐसे क्लब होते हैं कि कुकिंग का क्लब होता है, ठीक है, कुकिंग का क्लब होता है, ड्रामा का क्लब होता है, गेम्स का क्लब होता है, जो स्पेलिंग बी कंपटीशन होता है उसका क्लब होता है, रीडिंग का क्लब होता है। तो वहाँ पे क्या होता है, जैसे 8 से 4 बजे तक का मान लीजिए कि एक टाइम होता है जो नॉर्मली माता पिता काम करने जाते हैं, और बच्चों का स्कूल होता है 8 बजे से लेके 1 बजे तक। तो बाकी का जो 3 घंटा होता है उसमें ये क्लब्स चलते हैं। ठीक है, मीन्स कि आप कहने का मतलब टोटल इंडिपेंडेंट स्टूडेंट को टोटल फैसिलिटी मिलता है, अपना ग्रुप डिस्कशन, जी उनको पूरा फैसिलिटी मिलता है, ग्रुप एक्टिविटी करने का। हाँ ग्रुप एक्टिविटी करने का उनको पूरा सुविधा मिलती है। और परिवार कैसे चलाएं इस पे भी बात होती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पढ़ाई जगह आता है, फैमिली कैसे बनेगा। ठीक है ना, क्योंकि वहाँ पे अफ्रीका में मैंने एक चीज़ और बड़ा देखा कि एक एक्सटेंडेड फैमिली का कॉन्सेप्ट है। तो मुस्लिम और क्रिश्चियन दोनों हैं, डोमिनेटेड हैं, दोनों बराबर में ही होंगे लगभग। तो लेकिन वहाँ पे एक ये चलता है कि हम फैमिली को कैसे केयर करें। तो पिता के मरने के बाद जो सबसे बड़ा बेटा होता है वो पूरी फैमिली का लोड उठाता है, और फिर ऐसे ही छोटे सब भी करते जाते हैं। जॉइंट फैमिली, बिल्कुल जॉइंट फैमिली का कॉन्सेप्ट है।
बिल्कुल जॉइंट फैमिली। मतलब अगर दो भाई हैं तो? दो भाई है तो जो बड़ा भाई है वो लेगा लोड, बड़ा भाई चला जाएगा तो फिर छोटा भाई लेगा, फिर छोटे भाई के मरने के बाद जो घर में सबसे बड़ा होगा वो लेगा। आप नाइजीरिया का फायदा भी बता रहे हैं, और जो वहाँ पे गड़बड़ी है, जो वहाँ पे कुव्यवस्था है, वो भी बता रहे हैं। हमको एक चीज जानना है कि आप बताएं, नाइजीरिया ना रिच है, ना यहाँ इंडिया से ना कुछ बड़ा ये है, फिर वहाँ पे इतना आप चेंजेस कैसे देखते हैं? देखिए नाइजीरिया रिच है, उसका उसको हम रिच है और पुअर है दोनों का हम एक कंडीशन आपको बता। 1960s में अगर हम चले जाएं तो नाइजीरिया जो था वो कृषि प्रधान देश था, एग्रीकल्चर पे था। और उस टाइम का अगर आप डेटा देखें तो वहाँ की एक करेंसी जिसको नेरा कहते हैं, एक नेरा जो था उसमें $3 आता था। अच्छा, एक नेरा में? एक नेरा में कितना $3 वैल्यू आता था, मतलब उस टाइम का अगर हम ले लें तो हमारा हमारा होगा 7 रुपया। तो वहाँ की करेंसी का वैल्यू ये था कि वहाँ का एक नेरा हमारा 21 रुपया था। अच्छा। ठीक है, उस टाइम की 1960s का। धीरे धीरे जब करप्शन बढ़ा, एग्रीकल्चर वहाँ पे थोड़ा सा कम हुआ, और देश जो है वो तेल पे आधारित इकोनॉमी हो गया, तो तेल का दाम बढ़ता गया घटता गया, उस हिसाब से वहाँ पे बढ़ता गया घटता गया। आज के टाइम में थोड़ी सी बुरी स्थिति में, थोड़ी नहीं थोड़ी ज़्यादा बुरी स्थिति में आ गया है। ठीक है, लेकिन फिर भी बहुत सारे कंट्री के लोग अभी भी वहाँ पे हैं, बहुत सारे इंडियन वहाँ पे हैं। ठीक है, मीन्स इकोनॉमी तेल बेस्ट इकोनॉमी हो गया। हाँ तेल, हाँ तेल